गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक की घटनाएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद में धीरे धीरे भारत में शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। सबसे पहले एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजी सरकार का ये मकसद था कि 1857 की क्रांति जैसी कोई घटना वापस नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। भारतीयों की मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है वो पता कर सके, इसलिए कांग्रेस की स्थापना के पीछे हाथ था A.O. हुम का, जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे। उनके प्रयासों से बंबई में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कांग्रेस की स्थापना के समय को 1885 से लेकर के 1919 तक के समय को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में दो विचारधारा या दो प्रकार की विचारधारा के नेता थे। तो पहला है उदारवादी, जिनको नरम दल कहा जाता था। दूसरा उग्रवादी, जिसको गरम दल कहा जाता था। उदारवादियों का समय अपन मान सकते हैं बेटा 1885 से 1905 और उग्रवादियों का समय अपन मान सकते हैं 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक का समय। भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी जिसमें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, इल्बर्ट विल विवाद सामने आया जो अपन ने पढ़ा, आर्म्स एक्ट लागू हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष होना स्वाभाविक था। तो जो उदारवादी नेता थे, इनका जो कार्य प्रणाली थी, कार्य करने का तरीका था अनुनी, विनी, प्रार्थना पत्र, याचिका, यानी अंग्रेजी शासन में विश्वास करते थे। इन्हीं अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन इनकी कुछ मांगे थी। इनका उद्देश्य स्वराज प्राप्ति नहीं था, स्वराज यानी स्वतंत्रता। इनका जो उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के अधीन ही कुछ सुधार करना। वे सुधार कौन कौन से थे? भारतीयों को सरकार में और विधान परिषदों में ज़्यादा जगह दी जाए, अर्थात जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, विधान परिषदें हैं, उनमें अंग्रेजी सदस्यों के साथ साथ भारतीय सदस्यों को भी जगह दी जाए। दूसरा, भारतीयों को सिविल सेवा में ऊंचे पद दिए जाए। सिविल सेवाओं का चयन होने लगा था और इनकी मांग थी कि सिविल सेवा में जो भारतीय है उनको ऊंचे पद प्रदान किए जाएं। तीसरा था, इन्होंने जो अंग्रेजी शासन के कारण जो आर्थिक असंतोष था उस पर विचार प्रकट किए और कहा कि जो भारत में गरीबी है, अकाल है, वो उसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजी शासन है। तो जो भारतीयों पर लगान लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए। तो इस तरह ऐसे सुधारों की इन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए, नमक कर, विदेशी मजदूरों के साथ भारत में होने वाले बर्ताव, तब भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में इन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए। तो इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों की बात नहीं बोल रही थी, गरीब वर्गों की मांग भी इसके द्वारा उठाई जा रही थी। मध्यम मार्गी नेता उदारवादी जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। धीरे धीरे अखबार निकालना, लीग छापना, देश की आर्थिक तबाही की ओर ब्रिटिश शासन का ध्यान आकर्षित करना, ये सब कार्य इन्होंने किया। अब इसके जो प्रमुख नेता थे, जो उदारवादी प्रमुख नेता थे, वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रमुख उदारवादी नेता थे। अब अपन बात करते हैं उग्रवादियों की, जिसको गरम दल कहा जाता है। बेटा आपने सुना होगा
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये पंक्तियाँ किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की, जो प्रमुख उदारवादी उग्रवादी नेता थे। 1890 के दशक से ही बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो राजनीतिक तौर तरीका था उदारवादियों का, अनुनय विनय, याचना, प्रार्थना पत्र, उससे खुश नहीं थे। ये परिवर्तन करना चाहते थे अपने उद्देश्यों में और पद्धतियों में, दोनों में। इन्होंने, जो उग्रवादी राजनेता थे, इन्होंने उदारवादियों की आलोचना की, इनकी कार्यप्रणाली की आलोचना की। इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वराज प्राप्ति। स्वराज यानी स्वतंत्रता प्राप्त करना। स्वतंत्रता से कम हमारा उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। उन्होंने भारतीय जनता को भी भरोसा दिलाया कि हम स्वराज प्राप्त करके रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने जो कार्यप्रणाली अपनाई वो थी स्वदेशी पर जोर देना, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर और निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति इन्होंने अपनाई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन का जो उग्रवादी नेता थे उनके द्वारा विरोध किया गया। और बंगाल विभाजन का कारण प्रशासकीय सुविधा नहीं थी। प्रशासन की सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन नहीं किया गया, बल्कि बंगाल को हिंदू और मुस्लिम इलाकों के आधार पर विभाजित कर दिया गया। और इसका उग्रवादी नेताओं ने कड़ा विरोध किया। इनके लिए इन्होंने स्वराज के लिए लड़ना प्रारंभ किया। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में देश भर में गुस्से की लहर फूट पड़ी। आमूल परिवर्तनवादी जो कांग्रेस का धड़ा था, जिसने जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जनसभाएं शुरू हुई, अंग्रेजी शासन का विरोध किया गया। और इससे ये जो संघर्ष का तरीका था, इसी स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, लेकिन इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया गया, ब्रिटिश शासन का बायकॉट किया गया। तो जो उग्रवादी नेता थे वो प्रमुख नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिनको अपन लाल बाल पाल के नाम से भी जान सकते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो बेटा यहाँ पर जो अपने प्रश्न बन रहे हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस कितने धड़ों में बट गई? 2 धड़ों में, उदारवादी और उग्रवादी। प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताओ। बाल गंगाधर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता। प्रमुख उग्रवादी नेताओं के नाम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। फिर इसके बाद में स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। अब इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई, तो अपन उस पर चर्चा 1947 से लेकर 1919 तक भारत में घटित होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की अपन चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। आर्म्स एक्ट के अनुसार भारतीयों को हथियार रखने का जो अधिकार था वह छीन लिया गया। अब भारतीय हथियार नहीं रख सकते, इसका विरोध हुआ। इसके बाद में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। वह अखबार जो कि सरकार की आलोचना करते थे उन पर रोक लगा दी गई, उनका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। अब अंग्रेजी सरकार की आलोचना या निंदा नहीं की जा सकती थी। इसके बाद में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लागू हुआ। इल्बर्ट बिल में क्या था? भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज
अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों ने इसका विरोध करना शुरू किया और उनके विरोध के बाद में इस पर निर्णय लिया गया और इस बिल को निरस्त कर दिया गया। निरस्त यानी समाप्त कर देना, कानून को भंग कर देना। तो भारतीयों को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अगर वो भी संगठित होकर किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी भी सुनवाई हो सकती है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। माल्ले मिंटो अधिनियम लाया गया 1909 में, जिसमें मुसलमान वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस के जो दो धड़े थे, उदारवादी और उग्रवादी, दोनों में कार्यप्रणाली में मतभेद होने के कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1917 में रूस में क्रांति हुई और साम्यवाद की स्थापना हुई। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत लौट करके उन्होंने 3 छोटे सत्याग्रहों का संचालन किया। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और उसमें उन्हें सफलता मिली। दूसरा था अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हकों के लिए। तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ये सभी छोटे स्तर पर सत्याग्रह किए गए। अब बेटा जो प्रश्न बन रहा है वो ये कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सरकार के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया गया। वे भारतीय समाचार पत्र जो अंग्रेजी शासन की निंदा करते थे, आलोचना करते थे, अब उनसे उनका लाइसेंस छीना जा सकता था और उन अखबारों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा प्रश्न ये बन सकता है कि इल्बर्ट बिल से क्या आशय है। लॉर्ड वायसराय इल्बर्ट के समय में ये प्रावधान आया कि जिस तरह अंग्रेजी न्यायाधीश भारतीयों के खिलाफ मुकदमे सुन सकते हैं, उसी प्रकार भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजी अपराधियों के खिलाफ मुकदमे सुन सकेंगे। लेकिन इसका विरोध हुआ और इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। इसके बाद में प्रश्न ये है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। थैंक यू। इससे आगे का कल अपन पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक है महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसके बारे में परिचर्चा आज हम करेंगे। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। इससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकालत का कार्य कर रहे थे और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। वहाँ की जो गोरी सरकार थी वो वहाँ पर रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर 3 पौंड का घृणित कर लगाती थी। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और सत्याग्रह का सफल प्रयोग वहाँ पर किया और जो 3 पौंड का घृणित कर था काले रंग के आधार पर उसे समाप्त करवाया। 1915 में महात्मा गांधी यहाँ लौटे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर चल रहा था। राष्ट्रवाद की भावनाएं उभार ले रही थी। कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई थी, उदारवादी और उग्रवादी। चारों तरफ असंतोष का माहौल था। तो महात्मा गांधी ने पहले यहाँ पर छोटे सत्याग्रहों का आयोजन किया। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के खिलाफ हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1919 से लेकर के 1947 का जो समय है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में रहा और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक नया अस्त्र काम में लिया, वह था सत्याग्रह, सत्य प्लस अहिंसा पर आधारित, जिसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था।
विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी तक चला। 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो भारतीयों को उम्मीद थी कि अब भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, उनके साथ अत्याचार दमन सब बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लेके आ गई। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा था और पुलिस की निरंकुश शक्ति को और अधिक ज्यादा अधिकार दिए गए थे। इसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना 2 वर्ष के लिए नजरबंद किया जा सकता था। रोलेट सत्याग्रह लाया गया 1919 में और इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे अपील करने का, दलील देने का या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कानून के लिए कहा जाता था नो अपील, नो दलील, नो वकील। इसलिए इसे काला कानून कहा गया और पूरे देश में इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं दबाया जा सकता। इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया गया। निरंकुशवादी जिस पर कोई अंकुश नहीं है। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध किया गया। इसमें अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया क्योंकि भारतीयों का अपमान था, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी उनसे छीन ली गई थी। पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया जा रहा था। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय विरोध था। हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक सीमित था, ग्रामीण इलाकों में इसका कोई विरोध नहीं हो पाया। तो इसी प्रकार का एक विरोध पंजाब में भी हो रहा था। बेटा आपने जलियांवाला हत्याकांड का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं 1919 से 1947 की घटनाएं, इस पर आपकी बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न अवश्य बनता है, अवश्यंभावी है। पूरी संभावना रहेगी कि आपके निबंधात्मक प्रश्न बने। ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है और छोटे प्रश्न भी बनते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, तो आपके मन में भी होगा कि क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर किसके लिए जाना जाता है? सिखों का स्वर्ण मंदिर है। तो पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पर एक अहिंसक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था रोलेट एक्ट के विरोध में। उस समय वहां पर गवर्नर जनरल ओ डायर थे। गवर्नर जनरल डायर अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे और जो शांतिपूर्ण भीड़ थी, जनता के द्वारा बिना कोई शोर शराबे की सामान्य सभा की जा रही थी, उस पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और निकल गया एक सकड़ा मार्ग था। गोलियां तब तक चलती रही जबकि लोग कारतूस खत्म नहीं हो गए। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और ऐसे निर्मम हत्याकांड का पूरे भारत में विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड उपाधि ब्रिटिश राजा रानी को की तरफ से किसी भी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं की सेवा के लिए दी जाती है। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन की महारानी की तरफ से। तो भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन्हें जो उपाधियां दी गई थी, कैसरी हिंद, नाइटहुड, वो उपाधियां लौटा दी गई। और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो अंग्रेजी सरकार का एक दमनात्मक अत्याचारपूर्ण व्यवहार था, उसके खिलाफ पूरे भारत में विरोध किया गया। ब्रिटिश शासक के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, सिख राष्ट्रीय एकता को बनाने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी और उनकी राज में भारतीय रहने वाले सभी लोगों का, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी लोगों का ये देश है।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध था, निर्मम हत्याकांड का, उसका विरोध पूरे भारत में देखा जा सकता है। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का अर्थ यह है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार हुई, ब्रिटेन की जीत हुई, और जो टर्की है वहाँ पर मुस्लिम जगत का जो शासक होता है, खलीफा जिसको कहा जाता है, तो वो टर्की के जो शासक होते हैं उसको खलीफा का पद मुसलमानों में सबसे बड़े पद के रूप में माना जाता है। तो इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, टर्की में लोकतंत्र की स्थापना हुई, टर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया, जिसका पूरे मुस्लिम जगत में विरोध किया गया। और भारत में भी सेठ बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया और महात्मा गांधी को एक ऐसा अवसर लगा जिसमें हिंदू मुसलमानों को एक किया जा सकता था। जो ओटोमन साम्राज्य है इसमें पवित्र मुस्लिम खलीफा होता है, और खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया और उनकी नज़र में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक अच्छा अवसर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ भी आंदोलन करने का एक अच्छा अवसर था। सितंबर में कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, जिसकी सहमति मिल गई। दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया और इसी के साथ भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसा कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है, असहयोग आंदोलन यानी सरकार के किसी भी गलत कार्य में उसका सहयोग नहीं करना। हजारों की संख्या में बच्चों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। सिविल सेवा में लगे हुए लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। ब्रिटिश जो विदेशी वस्त्र थे उनका बहिष्कार किया गया, जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया गया। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात पर रोक में गिरावट आ गई, क्योंकि अब स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। परंतु जो ये तूफान था ये तो एक झलक थी, ज्यादातर हिस्से बाहरी विरोध के मुहाने पर खड़े थे। ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध जारी रहा। कई समूहों ने गांधी जी के अपने आह्वान के हिसाब से अर्थ निकाले, उन्होंने कई रास्ते अपनाए। गांधी जी के विचारों में सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों से जोड़ दिया। जिस जगह जिस तरह का अत्याचार हो रहा था उसी जगह उसका विरोध किया गया। शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई, पिकेटिंग की गई। घेरेबंदी का अर्थ तो है लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन, जिसको अपन पिकेटिंग भी कहते हैं। महिलाओं ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। ज़्यादातर जगह अहिंसक आंदोलन चलाया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के बिद्री भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई थी। आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन कानून तोड़ दिए, क्योंकि वे वन कानूनों से जुड़े हुए थे। भील, आदिवासी, कई बार चारागाही शुल्क अदा किए गए। इससे पूरे भारत में अलग अलग तरीके से विरोध किया गया। विरोध का स्तर अलग अलग था। शीघ्र ही यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तो उसी समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पे अहिंसक भीड़ पर जब पुलिस के द्वारा अत्याचार किए गए, तो ऐसी स्थिति में अहिंसक भीड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक थानेदार सहित 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी ने आंदोलन को हिंसक होते देख आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। असहयोग खत्म होने के बाद में जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इस तरह और विधान परिषदों के रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। इस तरह असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है सरकारी कानूनों को भंग करना, सरकारी कानूनों को तोड़ना। महात्मा गांधी देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होने के बाद में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का जो प्रस्ताव था कांग्रेस में पारित किया गया और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 72 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए। दांडी है गुजरात में। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना अपराध है, क्योंकि नमक हर भारतीय की जरूरत है। तो नमक जैसी चीज पर भी अगर कर लगाया जा रहा है तो उसका तोड़ना आवश्यक है। अब अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी, श्रमिक, मध्यम वर्ग सभी जुड़ गए। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते इस आंदोलन को अपार सफलता मिली। आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ता हुआ देख लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौते का प्रयास किया। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार गांधी जी ने अपनी 11 मांगे रखी। उन 11 मांगों को माना गया और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को असफलता मिली। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित ब्रिटिश सरकार के कोई स्पष्ट रुझान देखने को नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वापस आकर के भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि जनता जब अपने जोश पर थी तब आंदोलन को रोक दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जनता ने कोई रुझान नहीं दिया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस एक लोकप्रिय पार्टी बन चुकी थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के ऐसे युगात्मक रवैये द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पर आक्रमण का भय, ऐसी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 का जो आंदोलन था उसमें जिस प्रकार चाहा अपने हिसाब से आंदोलन को गति दी, वैसे मुख्य रूप से समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। कई जगह पर समानांतर सरकारें बन गई। अंग्रेजी शासन समाप्त करके उसके स्थान पर भारतीयों ने अपनी सरकारें शुरू की। अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। सारे इलाकों में हवाई जहाजों से फायरिंग की गई। आंदोलन का निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। बेटे जो अपन ने टॉपिक पढ़ा वो था महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाता है कि 1919 से 1947 की घटनाओं का वर्णन करो, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान समझाओ, या फिर असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन की घटनाओं का वर्णन कीजिए।
जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, समझाइए। दार्डिक मार्च क्या आसी है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इनमें से एक प्रश्न आपके अवश्य बनेगा। हर साल बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न अवश्य बनता है इस टॉपिक पर। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।